नमस्कार दोस्तों, भारतीय संविधान के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका जो भारतीय संविधान के भाग 5 में दिया गया है और मुख्य रूप से आज हम बात राष्ट्रपति पर करेंगे। राष्ट्रपति ये राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 इसके अनुसार संघ की कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होता है, जिसका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ के अधिकारियों की मदद से कर सकता है। राष्ट्रपति का चुनाव भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54, 55 तथा 71 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 और अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रावधान दिया गया है। इन प्रावधानों के अलावा कुछ संसदीय कानून राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। चुनाव संशोधन अधिनियम 1997 के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव के लिए 15,000 का जमानत राशि तय किया गया है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति को चुनाव के लिए कितना जमानत राशि तय किया गया है? 15,000। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को 50 निर्वाचकों के द्वारा प्रस्तावित होना तथा 50 निर्वाचकों के द्वारा समर्थित होना आवश्यक है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को 50 निर्वाचकों के द्वारा तथा 50 समर्थकों के द्वारा समर्थित होना आवश्यक है। राष्ट्रपति को कौन चुनता है? अब प्रश्न उठता है, राष्ट्रपति को कौन चुनता है? अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। निर्वाचक मंडल में निर्वाचित सांसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। विधान परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। यहाँ विधान परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। निर्वाचक मंडल में निर्वाचित सांसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। मनोनीत सदस्य तथा विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। आपका प्रश्न एग्जाम में यही दोनों डाल करके कंफ्यूज करेगा। मनोनीत सदस्य, निर्वाचित सदस्य, मनोनीत व निर्वाचित दोनों, मनोनीत और निर्वाचित कोई नहीं। उसके बाद यही क्वेश्चन विधान परिषद से डाल करके आपको कंफ्यूज करेगा। 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में दिल्ली तथा पांडिचेरी के विधायकों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए अधिकृत किया गया है। 70वें संविधान संशोधन 1992 में दिल्ली तथा पांडिचेरी के विधायकों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार है। प्रक्रिया क्या है? अनुच्छेद 55 में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या एकल संक्रमण मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाता है। कोटा क्या है? कुल वैध मत बाई 2+1। कुल वैध मत को 2 से भाग दे दीजिए और उसमें 1 जोड़ दीजिए, वही कहलाता है कोटा। मतों का मूल्य राज्य की कुल जनसंख्या बाई राज्य से निर्वाचित विधायकों की कुल संख्या, राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य से निर्वाचित विधायकों की संख्या इंटू 1/1000 इंटू 1/1000। सांसद सभी विधायकों के मतों का मूल्य बाई निर्वाचित सांसदों की संख्या, सभी विधायकों के मतों का मूल्य बटा निर्वाचित सांसदों की संख्या। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवाद अनुच्छेद 71 में इसके अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुने जाते हैं तथा उनका हल निकाला जाता है। यह अनुच्छेद 71 में वर्णन है।
राष्ट्रपति चुनाव के लिए योग्यता, कौन व्यक्ति राष्ट्रपति होगा, इसकी जानकारी हमें अनुच्छेद 58 में मिलता है। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर लिया हो, लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के योग्य हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। और लाभ के पद कौन माने जाते हैं? कैबिनेट सचिव, जो टॉप मोस्ट आईएएस का पोस्ट होता है, से लेकर के ग्राम सेवक का पद, जो कहाँ होते हैं? ग्राम पंचायत में। यह सारे पद लाभ के पद कहे जाते हैं। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए निम्नलिखित पदों को लाभ का पद नहीं माना जाता है। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए निम्नलिखित पदों को लाभ का पद नहीं माना जाता है। उसमें कौन आ गया? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र तथा राज्य के मंत्री, सांसद एवं विधायक। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र तथा राज्य के मंत्री, सांसद एवं विधायक। महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया में देखते क्या है? संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रक्रिया दिया गया है। अनुच्छेद किसमें? 61 में। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के नियमों का उल्लंघन होने की स्थिति में महाभियोग का प्रक्रिया चलाया जाता है। अगर राष्ट्रपति द्वारा संविधान के नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उन्हें डायरेक्ट न हटा करके महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। हालांकि भारत में अभी तक महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लागू हुआ है, आवश्यकता नहीं पड़ी। कहने का अर्थ यह है कि उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी है। इससे संबंधित प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, यानी महाभियोग से संबंधित प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय संबंधित सदस्य के 1/4 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। प्रस्ताव जब प्रस्तुत किया जा रहा है उस समय संबंधित सदस्य के 1/4 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है कि महाभियोग लाया जाए। उसके बाद राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाता है कि आप या तो गलतियां सुधार दीजिए या फिर इसका जवाब दीजिए। 14 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रस्ताव को सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। यहाँ एक टेक्निकल क्वेश्चन ये है कि आप ये देख रहे हैं क्या, प्रस्ताव लाने के लिए 1/3 बहुमत, 1/4 बहुमत, प्रस्ताव लाने के लिए 1/4 यानी 25%। गौर से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा और जब एक साथ क्वेश्चन आते हैं तो आपको कंफ्यूज कर देगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इस बात को क्लियर कर लेना है कि जब प्रस्ताव लाया जाए तो सदन में 1/4 सदस्यों के द्वारा यानी 25% सदस्यों के द्वारा समर्थन होना आवश्यक है और वही राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दे दिया जाता है। उसके बाद जो प्रस्ताव आएगा उसे 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है, यानी 2/3। ठीक है। पहले सदन के द्वारा पारित किए जाने के बाद प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है। पहले सदन के बाद किधर जाएगा? दूसरे सदन में, और किसी भी सदन में आ सकता है। ऐसा नहीं कि लोकसभा में ही आए या राज्यसभा में ही आए। और स्टेट में नहीं आते। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के लिए राज्य में कोई प्रस्ताव नहीं आएगा, यह न्यायोचित भी नहीं है। दूसरा सदन मामले का जांच करता है, अर्थात यह सदन अपने सदस्यों का एक समिति गठित कर या पूरा सदन राष्ट्रपति पर लगे आरोप का जांच करता है। तो थोड़ा सा लेंदी दिख रहा है कि पूरा सदस्य जांच करेंगे और एक टीम जांच करेगी, तो टीम तो जांच करेगी तो वहां तक औचित्य लगता है, लेकिन पूरा सदस्य जांच करेंगे। खैर, जो भी संविधान में वर्णन है, राष्ट्रपति को स्वयं या अपने वकील के माध्यम से अपना पक्ष रखने का अधिकार है। आप ऑब्वियस सी बात देखते हैं कि फंडामेंटल राइट से आपको बहुत सारे अधिकार मिले हैं एक सामान्य व्यक्ति को, तो वह तो राष्ट्रपति है, उन्हें भी अपने वकील के माध्यम से अपना पक्ष रखने का अधिकार है। यदि दूसरा सदन भी महाभियोग के प्रस्ताव को सदन के 2/3 बहुमत से पारित कर देता है, उस स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग पारित माना जाएगा। यदि दूसरा सदन भी महाभियोग के प्रस्ताव को सदन में 2/3 बहुमत से क्या करता है? पारित कर देता है, तो महाभियोग पारित माना जाएगा। और यह किस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है?
यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत है, यानी कि यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति के कार्य एवं उनकी शक्तियां। राष्ट्रपति के कार्य एवं उनकी शक्तियां में हम देखते क्या है, कार्यकारी या प्रशासनिक शक्तियां, कार्यकारी या प्रशासनिक शक्तियां, विधायी शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियां। पुनः दोहराएंगे, कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां और कूटनीतिक शक्तियां। कार्यकारी या प्रशासनिक शक्तियां क्या है? राष्ट्रपति के का कार्यकारी या प्रशासनिक शक्तियां क्या है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। संघ का प्रशासनिक कार्य राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। संघ का प्रशासनिक कार्य किसके नाम से किया जाता है? राष्ट्रपति के नाम से। राष्ट्रपति के पास नियुक्तियां तथा पद से हटाने की शक्ति है। राष्ट्रपति के पास नियुक्तियां तथा पद से हटाने की भी शक्ति है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संघ के उन मंत्रियों, निर्वाचन आयोग के सदस्यों, संघ के मंत्रियों, उन मंत्रियों नहीं, संघ के मंत्रियों, निर्वाचन आयोग के सदस्यों, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों। यहां गौर करने वाली बात यह है कि राज्य में संवैधानिक प्रधान के रूप में राज्यपाल होता है, जो राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है। उन्हें राज्य के शासन व्यवस्था से कोई मतलब नहीं होता। कहने का मतलब है कि वह राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होता है। वह राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है। यह भी एक टेक्निकल क्वेश्चन है और इसे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं कि राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का नियुक्ति करता है, तो राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का नियुक्ति नहीं करता है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों आदि संवैधानिक पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हैं कौन? राष्ट्रपति, और उन्हें हटा भी सकते हैं कौन? राष्ट्रपति। आगे बात करेंगे विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयकों पर अपनी समानुपाती देते हैं। संसद द्वारा पारित विधेयकों पर अपनी समानुमति देते हैं। राष्ट्रपति संसद के सत्रों को बुलाते हैं तथा सत्रावसान करते हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं? संसद के सत्रों को बुलाते हैं तथा सत्रावसान करते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करते हैं। वर्ष का पहला संसदीय सत्र राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होता है। यह सामान्य सी बातें हैं। हमारे भारत में प्रथम नागरिक के रूप में राष्ट्रपति को माना जाता है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के संसद का निर्माण होता है। स्वाभाविक है कि प्रथम अभिभाषण, संसदीय सत्र का अभिभाषण किनके द्वारा शुरू होना चाहिए? राष्ट्रपति के द्वारा, क्योंकि उस वक्त तो प्रधानमंत्री होते नहीं है। प्रधानमंत्री तो बाद में सिलेक्ट होते हैं ना, फिर उसके बाद बहुमत दल के नेता को बनाया जाता है। दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति वर्ष के पहले संसदीय सत्र में संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हैं, जो अनुच्छेद 108 में है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत, और अनुच्छेद 123 जो है अध्यादेश, यह एक कानून होता है। मान लीजिए सपोज दैट कि लोकसभा की कार्यवाही नहीं चल रही है और किसी कानून की जरूरत पड़ गया, तो वहां अध्यादेश कौन जारी करेंगे? राष्ट्रपति करते हैं। अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा संसद के सत्रों के अंतराल के दौरान जारी किया जाता है। संसद के सत्रों के अंतराल के दौरान जारी किया जाता है। अध्यादेश को संसद के द्वारा
अध्यादेश जारी होने के बाद संसद की पहली बैठक के 6 सप्ताह के भीतर संसद के द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। अध्यादेश को संसद के द्वारा क्या है, स्वीकृत होना आवश्यक है। कब? पहली बैठक के 6 सप्ताह बाद, 6 सप्ताह बाद यानी 42 डेज। ठीक है। आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां में आप देख सकते हैं अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360, 52, 56 और 60। राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा कर सकता है। 356 के तहत किसी राज्य में आपातकाल, आप यहां गौर से देखिए, 52 में राष्ट्र में आपातकाल का घोषणा करता है और 56 में राज्य में आपातकाल का घोषणा करता है, तथा 360 के अंतर्गत किसी भी भाग या देश में वित्तीय आपातकाल का घोषणा कर सकता है, और जो अभी तक लागू नहीं हुआ है। 52 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल, 56 में क्या है, राज्य में आपातकाल, और 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल। एकदम बहुत ही गौर से पढ़िए और बहुत ही शांत चित्त से पढ़िए। लाइन से हूबहू क्वेश्चन रहेगा आपके बीपीएससी में भी, यूपीएससी में भी और स्टेट पीसीएस में भी क्वेश्चंस रहते हैं विभिन्न एग्जाम में। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां क्या है? राष्ट्रपति मृत्यु दंड को माफ कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड हो गया है तो उसे वह माफ कर सकता है, लेकिन माफ करने से पहले वह उसके पृष्ठभूमि को देखेगा कि अपराध किस प्रकार का है और उस अपराध की सजा के बाद कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो अपने स्वविवेक के आधार पर मृत्यु दंड को माफ करते हैं राष्ट्रपति। ऐसा नहीं कि वो किसी भी व्यक्ति का मृत्यु दंड माफ कर देंगे। किसी सजा को निलंबित कर सकता है, किसी सजा को वह निलंबित कर सकते हैं, किसी सजा को कम कर सकता है तथा सजा में बदलाव ला सकता है। सजा को कम कर सकता है या सजा में बदलाव ला सकता है। सैन्य शक्तियां, राष्ट्रपति तीनों सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है, तीनों सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है तथा युद्ध एवं शांति की घोषणा कर सकता है। जैसे अभी राष्ट्रपति अगर भारत पाकिस्तान के बीच में अपने पेन से एक वह लिखित आदेश जारी कर दे, वार शुड बी फ्रॉम टुडे, उसके बाद किसी का पावर नहीं है कि उस युद्ध को रोक सके। कहने का अर्थ है कि राष्ट्रपति के पास तीनों शक्तियां हैं, सैन्य शक्तियां हैं, तीनों सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है तथा वह युद्ध एवं शांति की घोषणा कर सकता है। उसके बाद बात करेंगे कूटनीतिक शक्तियां। राष्ट्रपति विदेशों में भारतीय राजनयिकों की नियुक्ति करते हैं तथा भारत में नियुक्त विदेशी राजदूतों का स्वागत करते हैं। आप जो आईएफएस ऑफिसर बनते हैं तो वो क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं, और जो विदेश से भारत में आए हैं राजदूत उनका स्वागत करते हैं। राष्ट्रपति का संवैधानिक स्थिति, राष्ट्रपति का संवैधानिक स्थिति में देखते क्या है कि संसदीय प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। यह राष्ट्रपति नाम मात्र का अध्यक्ष है, इसके बावजूद भी, तथा शासनाध्यक्ष ही सही मायने में प्रमुख होता है, और शासनाध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। भारत में संसदीय प्रणाली है, भारत में संसदीय प्रणाली है। ऊपर बताया गया सिद्धांत भारत के लिए भी उचित है। संविधान का अनुच्छेद 53 जो संघ की कार्यकारी शक्तियों को राष्ट्रपति में निहित करता है, उसे संविधान के अनुच्छेद 74 के साथ पढ़ा जाना आवश्यक है। संविधान का अनुच्छेद 53 जो संघ की कार्यकारी शक्तियों को राष्ट्रपति में निहित करता है, संघ की कार्यकारी शक्तियों को किसमें निहित करता है? राष्ट्रपति में।
उसे संविधान के अनुच्छेद 74 के साथ पढ़ा जाना आवश्यक है। अनुच्छेद 74 क्या है? के अंतर्गत राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद का व्यवस्था किया गया है तथा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। यह 74 राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होता है तथा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। यही माना जाता है क्या कि सही मायने में शासनाध्यक्ष ही प्रमुख होता है। आरंभ में वास्तविक संविधान या मूल संविधान में आर्टिकल 74 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं थे। आरंभ में ऐसा नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह बताया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श को मानने के लिए बाध्य होंगे। लोकसभा को भंग करना। समान परिस्थितियों में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही लोकसभा को भंग करते हैं। राष्ट्रपति के पास शक्ति है लोकसभा को भंग करने में, लेकिन समान परिस्थितियों में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही लोकसभा भंग करते हैं। परंतु राष्ट्रपति उस मंत्रिपरिषद के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है जिनके विरुद्ध सदन में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। राष्ट्रपति का वीटो पावर यह बहुत ही मजेदार है। तो वीटो पावर को आप दो आधार पर देख सकते हैं, एक निलंबन वीटो और दूसरा जेबी वीटो। निलंबन वीटो में क्या है? निलंबन वीटो में है संसद के द्वारा पारित किसी गैर धन विधेयक या गैर संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति संसद के पास पुनर्विचार करने के लिए एक बार वापस भेज सकता है। संसद के द्वारा पारित किसी गैर धन विधेयक या गैर संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति संसद के पास पुनर्विचार के लिए एक बार भेज सकता है। यदि संसद पुनर्विचार के पश्चात विधेयक को दोबारा पारित करता है, उस स्थिति में राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है। उस पर राष्ट्रपति जो है अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है, दोबारा नहीं भेज सकते वो। अब जेबी वीटो में देख लीजिए क्या है। राष्ट्रपति संसद के द्वारा पारित किसी गैर धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक या गैर संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति के मामले में राष्ट्रपति यह घोषणा कर सकता है कि वह अपना निर्णय अभी सुरक्षित रखता है। अर्थात गैर धन विधेयक जैसे ही भेजा गया और उसको राष्ट्रपति अपने पॉकेट में रख लिया और कहीं भी वो जवाबदेह नहीं है कि आखिर आपने इसे क्यों नहीं पारित किया। अनुच्छेद 78 के अंतर्गत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह मंत्रिपरिषद के द्वारा लिए गए सभी प्रशासनिक निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराए। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है। आप 74 में देखें कि मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होता है, लेकिन वही 78 में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि सभी प्रशासनिक निर्णयों को राष्ट्रपति से अवगत कराए। प्रधानमंत्री का यह भी कर्तव्य है कि संघ के प्रशासन से जुड़ी सारी सूचनाओं तथा विधायिका में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयकों की जानकारी राष्ट्रपति को दे। प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य है कि वह संघ प्रशासन से जुड़ी सारी सूचनाओं विधायिका में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयकों की जानकारी राष्ट्रपति को दे। और इस प्रकार से राष्ट्रपति के कुछ कार्यशैलियां आप विभिन्न माध्यमों से देख सकते हैं। और हम यही राष्ट्रपति के अध्याय को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।